तो आगे है अर्थ उपक्षेपक। यहाँ तक तो पढ़ लिया, संधियों तक, संधियों के प्रयोजन भी पढ़ लिए कि संधियों के 6 प्रयोजन हैं। कुल मिलाकर के संधियों के 64 भेद हो जाते हैं। संधियाँ किस कार्य के लिए नाटक में प्रयोग की जाती हैं, इस प्रकार से सारा संधियों का विवरण हो चुका है। अब अर्थ उपक्षेपक चलता आगे। अर्थ उपक्षेपक का मतलब होता है जो चीज़ नाटक में दिखाई नहीं जा सकती। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे किसी की मृत्यु हो जाना, स्नान इत्यादि करना, क्रीड़ा इत्यादि, ये सारे कार्य नहीं दिखाने चाहिए नाटक में। इनकी केवल मात्र सूचना दे देनी चाहिए। कभी कभार नायक का वध हो जाता प्रतिनायक के हाथ, वो भी नहीं दिखाना चाहिए। तो कुछ चीज़ें जो नहीं दिखानी चाहिए उनकी सूचना देने के लिए 5 प्रकार के उपक्षेपक होते हैं। जैसे कोई अंक के शुरुआत में सूचना दे देता है सूत्रधार के रूप में। कोई मतलब कि कभी कभार ऐसा होता है कि हम जैसे नाटक देख रहे होते हैं तो हमें कोई दिखाई नहीं देता है, जैसे कोई पर्दे के पीछे से आवाज़ आती है, तो वो चूलिका इत्यादि होते हैं जो पर्दे के पीछे से केवल मात्र उस अग्रिम जो भी कारण होता है, जो प्रयोजन होता है, कार्य होता है, उसकी सूचना दे देते हैं। कोई अंकास्य, अंकावतार कहा जाता है। अंकास्य अर्थात जो 2 अंकों के मध्य में आकर के सूचना दे देना कि पीछे के अंक में ये सब हो चुका है, अब आगे के अंक में ये सब होने वाला है। अंकावतार ऐसा होता है कि पीछे के अंक को और आगे के अंक को दोनों को जोड़ करके सूचना देने वाला, ताकि पीछे के अंक में और आगे के अंक में कोई भेद सा न प्रतीत हो, एक बार कथा का विच्छेद सा न हो जाए। और पीछे जो पात्र इत्यादि छूटे हुए हैं उनकी सूचना, जो लास्ट में पात्र आते हैं उनकी सूचना देने वाला। और प्रवेशक भी शुरू में ही सूचना देने वाला होता है, विस्कंभक की तरह ही होता है। विस्कंभक कैसी सूचना देता है कि जो भूत और भविष्य वाली जो सूचनाएं होती हैं उनको विस्कंभक देता है, लेकिन विस्कंभक शुद्ध भाषा में अर्थात संस्कृत भाषा में देता है। और प्रवेशक में थोड़ा सा इतना अंतर है कि प्रवेशक नीच भाषा का प्रयोग करता है, अर्थात प्राकृत इत्यादि का प्रयोग करता है नाटक में। इनको नीच भाषा इत्यादि अनुदात्त भाषा बोलते हैं, अनुदात उक्ति जो प्राकृत इत्यादि का प्रयोग करते हैं। बाकी ये दोनों सेम है। तो पढ़ते हैं विस्कंभक कैसा होता है। तो कह रहे हैं वृत्तवर्तिष्यमाणानां कथा अंशानां निदर्शकः संक्षेपार्थस्तु विस्कंभो मध्य पात्र प्रयोजित है। विस्कंभक कैसा होता है तो कह रहे वृत्तवर्तिष्यमाणानां, वृत्त अर्थात जो बीत गया है, और वर्तिष्यमाणानां अर्थात जो आगे आने वाला है, उस कथा के कुछ अंश की निदर्शक है, सूचना देने वाला, या उस कथा के कुछ अंश को दिखाने वाला। क्योंकि अब सूचना ऐसी तो नहीं दे जा सकती कि पूरी कहानी के बारे में बता दिया जाए। हम थोड़ा थोड़ा बताते हैं कि ये यहाँ पर कहानी घटने जा रही है, ये ऐसी इतिहास प्रसिद्ध कथा, कुछ कुछ चीज़ों के बारे में सूचना देते हैं। तो विस्कंभक क्या होता है, वृत्त अर्थात जो बीत गया है, और वर्तिष्यमाणानाम अर्थात जो आगे आने वाला, अर्थात बीते हुए की और भविष्य के कथा अंशों की जो सूचना देने वाला है। और कैसी सूचना कह रहे संक्षेपार्थस्तु, संक्षेप में बताने वाला, संक्षिप्त अर्थ में बताने वाला कौन होता है, विस्कंभो, विस्कंभक होता है जो मध्य पात्र प्रयोजित है, जो मध्य पात्र होता है। अब विस्कंभक के 2 भेद होते हैं, कुछ शुद्ध विस्कंभक होते हैं जो केवल मात्र संस्कृत का प्रयोग करते हैं, कुछ संकीर्ण विस्कंभक होते हैं जो मतलब कि जहाँ शुद्ध विस्कंभक और संकीर्ण दोनों ही मिल करके आपस में कार्य करते हैं, वो संकीर्ण विस्कंभक कहलाते हैं। तो विस्कंभक के 2 भेद हैं, एक शुद्ध विस्कंभक है, एक है संकीर्ण विस्कंभक। तो शुद्ध विस्कंभक किसे कहते हैं, कह रहे एकानेक कृतः शुद्ध है, अर्थात जहाँ पर एक या अनेक मध्य पात्रों के द्वारा दी जाने वाली जो सूचना होती है वो शुद्ध विस्कंभक कहलाती है। या तो नाटक में कोई एक मनुष्य ऐसा है जो संस्कृत भाषा का प्रयोग करके दे रहा है सूचना, या अनेक पात्र ऐसे हैं जो मतलब सारे के सारे संस्कृत भाषा में ही प्रयोग कर रहे हैं। तो एक और अनेक मध्य पात्रों से जो प्रयोग होता है, जो पात्रों के द्वारा सूचना दी जाती है, वो शुद्ध विस्कंभक होता है। और संकीर्ण विस्कंभक किसे कहते हैं तो कह रहे संकीर्णो नीच मध्यमई, अर्थात जहाँ पर मध्यम पात्र तो होगा, जैसे ऊपर वाले में सारे मध्यम पात्र का मतलब होता है जो शुद्ध संस्कृत भाषा का प्रयोग करता हो, तो ऐसा भी होगा। लेकिन कहीं कहीं कुछ पात्र अधम पात्र भी होते हैं जो केवल प्राकृत भाषा इत्यादि का प्रयोग करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा मतलब कि प्राकृत भाषा का ही प्रयोग करेंगे, संस्कृत और प्राकृत जहाँ पर दोनों मिला करके बोली जाती हैं वो कैसा होता है, संकीर्ण विस्कंभक कहलाता है। ठीक है, तो जैसे मृच्छकटिका है, इसमें कहीं कहीं संस्कृत का प्रयोग हो रहा है, कहीं कहीं प्राकृत इत्यादि का प्रयोग हो रहा है, तो ये संकीर्ण विस्कंभक के अंतर्गत आता है। अब है प्रवेशक। प्रवेशक कैसा उपक्षेपक होता है तो प्रवेशक उसे कहते हैं तद्वत, तद्वत मतलब जैसा ऊपर बताया गया, ऊपर वाला कैसा था
कि भूत और भविष्य दोनों की सूचना देने वाला संक्षेप में वैसा ही प्रवेशक होता, तद्वत अर्थात विस्कंभक के समान ही प्रवेशक है। लेकिन क्या अंतर है? करे अनुदात उक्त्याः नीच पात्र प्रयोजित है। इसमें अनुदात उक्तियों के द्वारा भूत और भविष्य की सूचना दी जाती है, यानी प्राकृत भाषा इत्यादि के द्वारा संस्कृत भाषा का प्रयोग नहीं होता है। अनुदात उक्ति और नीच पात्र प्रयोजित होते हैं। ऊपर वाले में मध्यम पात्र प्रयोजित थे, जो संस्कृत का पाठ करते थे, संस्कृत के अंतर्गत बोलते थे, बल्कि इसमें क्या है, नीच पात्र प्रयोजित है, जो नीच पात्र के द्वारा दिखाया जाता है। प्रवेशो अंक द्वयस्य अंत है। जो प्रवेशक होता है वो 2 अंकों के बीच में अंत है, मतलब मध्य में आकर के शेष अर्थ से उपसूचक है, शेष अर्थ की सूचना देने वाला होता है। 2 अंकों के बीच में आएगा। जिस कथा में मतलब कुछ अंक के शुरुआत में कुछ ऐसी बातें रह जाती हैं जो दिखाने योग्य होती हैं लेकिन नहीं दिखा पाते, तो उनकी सूचना देने वाला, और आगे के अंक में क्या होने वाला है, मतलब 2 अंकों के बीच में जो शेष अर्थ बच जाता है, जो कुछ बच जाता है, उसकी सूचना देने वाला अनुदात उक्तियों से सहित नीच पात्र प्रयोजित के द्वारा जो भूत और भविष्य के बारे में सूचना दी जाती है, वो प्रवेशक कहलाता है। आगे है चूलिका। चूलिका किसे कहते हैं? तो कह रहे हैं अंतर्जवनिका संस्थैः चूलिका अर्थस्य सूचना। ये कह रहे अंतर्जवनिका। अंतर्जवनिका का मतलब होता है पर्दा, जहाँ पर नैपथ्य जिसको बोलते हैं, जहाँ पर जो पात्र हैं वो अपने वेशभूषा इत्यादि से तैयार होते हैं। तो अंतर्जवनिका अर्थात उस नैपथ्य के संस्थैः, मतलब उसमें जो स्थित पात्र हैं उनके द्वारा जो सूचना दी जाती है, उसको चूलिका के नाम से कहा जाता है। जवनिका के भीतर यानी पर्दे के भीतर से स्थित पात्रों के द्वारा किसी अर्थ की सूचना दी जाती है। कोई चीज़ ऐसी है जो नहीं दिखाई जानी चाहिए, कोई वस्तु नाटक में, उस अर्थ की केवल मात्र सूचना देने वाला जो होता है वो चूलिका पात्र कहलाता है। आगे है अंकास्य। अंकास्य किसे कहते हैं? तो कह रहे अंकांत पात्रैः अंकास्य छिन्न अंकस्य अर्थ सूचनात्। ये करे अंका अंत है, अर्थात जो अंक के अंत में आने वाला होता है। अंकावतार कैसा, अंकास्य कैसा होता है? अंक के अंत में आएगा। जैसे नाटक में 6 अंक हैं, 7 अंक हैं, तो किसी दूसरे अंक के अंत में आ जाएगा, तीसरे के अंत में। तो अंक के अंत में आ करके पात्रैः पात्रों के बारे में सूचना देना, और छिन्न अंकस्य अर्थ सूचनात्, मतलब पिछले वाला जो अंक है और आगे वाला जो अंक है वो छिन्न न हो जाए, मतलब कि उसको मिला करके संबंध कर करके आगे अर्थ की सूचना देने वाला कौन होता है? अंकास्य होता है। आगे है अंकावतार। अंकावतार किसे कहते हैं? तो कह रहे अंकावतारस्त्वा अंकान्ते, अर्थात जो अंकावतार होता है वो भी अंक के अंत में ही आता है, लेकिन किस वजह से आता है? कह रहे अंको अस्य अविभागत है, मतलब पहले वाले अंक का और दूसरे अंक का कोई विभाग न हो जाए। मतलब कि अगर विशेष रूप से ये जाना जाता है तो इसीलिए जाना जाता है कि जो पीछे वाला अंक है और आगे आने वाला अंक है उसमें सामाजिकों को कोई अलग अंतर न दिखाई पड़े। उनकी कथा वस्तु जो देख रहे हैं, जो नाटक देख रहे हैं, वो बीच में से उसकी कथा टूट सी न जाए, उसका विच्छेद न हो जाए, इसलिए अविभाग करने के लिए, उसे जोड़े रखने के लिए, एक अंक को दूसरे अंक से जोड़े रखने के लिए बीच में आने वाला जो होता है वो अंकावतार नामक उपक्षेपक होता है। तो जहाँ पूर्व अंक का अंत हो जाने पर अंतिम अंक का अभिन्न रूप से अवतरण हो जाए, मतलब बिना टूटे ही आगे वाले अंक में कथा पहुँच जाए, वह अंकावतार कहलाता है। अब यहाँ पर सूचना की बात चल रही थी कि कुछ नाटक में ऐसी वस्तुएं होती हैं जो हम दिखा नहीं सकते हैं, केवल मात्र बता सकते हैं। तो वहीं कह रहे हैं कि नाट्य धर्म की दृष्टि से वस्तु के प्रकार होते हैं। कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो दिखाई नहीं जाती, लेकिन सुनाने के भी प्रकार होते हैं, क्योंकि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो सबको सुनाई जाती हैं। दिखा तो किसी को नहीं सकते, लेकिन सुना तो सबको सकते हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कुछ ही लोगों को सुना सकते हैं, और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल ही सुनाने योग्य नहीं होती हैं। तो 3 प्रकार से होता है। एक होता है सर्वश्राव्य, अर्थात ऐसी सूचना जो सबके सुनने योग्य होती है। दूसरा है नियत श्राव्य, अर्थात जो ऐसी सूचना जो केवल मात्र नियत जनों के द्वारा सुनने योग्य है, कुछ जनों के द्वारा सुन सकने योग्य है। और एक होती है अश्राव्य, अर्थात जो किसी के न सुन सकने योग्य होती है। तो सर्वश्राव्य किसे कहते हैं? कह रहे सर्वश्राव्यम प्रकाशकम। प्रकाशकम अर्थात सबकी आगे प्रकाशित होने वाली, जो सबके सुनने योग्य बात है, उसको सर्वश्राव्य कहते हैं। और नियत श्राव्य जो नियत जनों के सुनने योग्य है, और अश्राव्य जो किसी के भी सुनने योग्य न हो।
तो सर्वश्राव्य का तो हो गया कि सर्वश्राव्यम प्रकाशकम, अर्थात जो सबके सामने सुनाने रूपी, जो प्रकाशित करने रूपी जो बात होती है उसको सर्वश्राव्य कहते हैं। अब नियत श्राव्य। नियत श्राव्य क्या होती है? कह रहे नियत श्राव्य दो प्रकार का होता है। एक होता है जनांतिक और एक होता है अपवारित। जनांतिक क्या होता है? मतलब बहुत सारे मनुष्य बैठे हुए हैं, बहुत सारे जन बैठे हुए हैं। जब हम कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं तो हम बीच में जा कर के, उन मनुष्यों के बीच में जा कर के एक कान के पास में अपने हाथ की त्रिपल्ली सी बना करके जब उनके कान में हम कुछ बातें कहते हैं, वो जनांतिक होती है। और एक बात ऐसी होती है जो हम उस मनुष्य को ही बीच से उठा लेते हैं, या बहुत सारे लोग खड़े हैं तो उसको थोड़ा अलग सा ले जा करके किसी एक मनुष्य को जो बात सुनाते हैं वो अपवारित होती है, लेकिन होती तो नियत श्राव्य ही है। तो जनांतिक कैसी होती है? कह रहे त्रिपताका करणेन अन्य अपवार्य अनंतराम कथाम। ये कह रहे हैं त्रिपताका करेण मतलब अपने हाथ की, त्रिपताका करके मतलब कान के ऊपर जैसे हम हाथ लगाते हैं और फिर हाथ के अंदर से कान में बोलते हैं, तो वहीं कह रहे हैं कि त्रिपताका करेण, जब हम हाथ की त्रिपताका बना करके अपवार्य मतलब सभी दूसरे लोगों से छिपा करके उस कथा को अन्य आमंत्रणम, जब मनुष्य एक दूसरे से आमंत्रण करते हैं, जैसे किसी मनुष्य के पास जा कर के हम कान में ऐसे त्रिपताका बना करके उसके कान में कुछ बात कहते हैं और फिर वो मनुष्य दोबारा से वैसे ही हमारे कान की त्रिपताका करके हमें उसी बात का उत्तर देता है, तो वहीं कह रहे हैं कि इस सभी मनुष्यों से अपवार्य अर्थात उस कथा को बचा करके त्रिपताका की सहायता से जो मनुष्य अन्योन्य अर्थात एक दूसरे के साथ आमंत्रण करते हैं, तद जनांते सभी लोगों के बीच में बैठे हुए तद जनांतिकम, उसको जनांतिक नामक नियत श्राव्य वाली बात कही जाती है, सूचना कही जाती है। तो वार्तालाप के संदर्भ में जो त्रिपताका रूप हाथ की मुद्रा के रूप के द्वारा अन्यों से बचा करके जनों के मध्य में दो पात्र आपस में जब बात करते हैं तो वो क्या होती है? जनांतिक होती है। और अपवारित क्या होती है? तो कह रहे रहस्यम कथ्यन्ते अन्यस्य परावृत्य अपवारितम। ये कह रहे कोई ऐसा रहस्य, कोई ऐसी गुप्त बात जो कथ्यन्ते कहने योग्य है, मतलब किसी नियत के कहने योग्य है, उसको अन्य परावृत्य अन्य लोगों से बचा करके अपवारित या तो मुंह फेर करके कही जाती। कोई मनुष्य ऐसा होता है जो मुंह फेर करके सभी लोगों को आगे मुंह और वो पीछे मुंह फेर के उस बात को बताता है। तो कुछ रहस्य ऐसे होते हैं, कुछ राज रहस्य इस प्रकार से कुछ गुप्त बातें ऐसी होती हैं जो मुंह फेर के या लोगों से दूर जा कर के की जाती हैं, वो अपवारित कही जाती हैं। अर्थात जहाँ मुंह फेर के या दूसरे व्यक्ति से गुप्त बात कही जाती है वह अपवारित कहलाती है। एक होती है आकाश भाषित और तीसरा भेद था अश्राव्य। तो अश्राव्य तो किसी के सुनने योग्य है ही नहीं, तो उसके लिए तो कौन सी त्रिपताका बनाई जाएगी, कौन सा मुंह फेरा जाएगा, तो वो तो होती ही नहीं है। अश्राव्य तो न सुनाने योग्य ही होती है। आगे है आकाश भाषित। एक प्रकार की आकाश भाषित होती है। आकाश भाषित वो होती है कभी कभार जैसे हम घर में बैठे रहते हैं तो हमें कोई बोल नहीं रहा होता, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है कि हमें किसी ने आवाज़ दी है, तो बिना आवाज़ दिए हम यही बोलते हैं कि हाँ बोलो क्या कह रहे थे, अपने आप ही फिर हमें उत्तर मिलता है कि हमने तो बोला ही नहीं। तो वो आकाश भाषित होता है, जैसे बिना कोई पात्र हुए या बिना कोई वक्ता हुए भी हम किसी बात को सुन लेते हैं। तो आकाश भाषित क्या करे? बिना पात्रम ब्रवीति यत्, जो बिना पात्र के द्वारा ही बोली जाती है, अर्थात श्रुत्वा अनुक्तम, अनुक्तम अर्थात बिना बोले ही, श्रुत्वा सुन करके, अपि कस्तद आकाश भाषितम, हम कुछ बोलते हैं, किसी ने कुछ कहा भी नहीं लेकिन फिर भी हम बोल देते हैं कि हाँ क्या कहते हो, इस प्रकार से वो आकाश भाषित होती है। जहाँ कोई अकेला पात्र दूसरे पात्र के बिना तथा किसी के बिना कुछ कहे मानो सुन करके कहता है क्या कहते हो, इस प्रकार कहता है, वह आकाश भाषित होता है। तो ये आकाश भाषित है। अब तृतीय प्रकाश। तृतीय प्रकाश में क्या है? सबसे पहले नाटक। नाटक किसे कहते हैं? तो कह रहे हैं प्रकृतित्वात् अथ अन्येषां भूयोः रस परिग्रहात् संपूर्ण लक्षणत्वाच्च पूर्वम नाटकम इति उच्यते। नाटक किसे कहते हैं? तो नाटक के विषय में कहा जा रहा है कि जो नाटक होता है वो प्रकृति है, अन्येषां भूयः रस परिग्रहात्, रस परिग्रहात् अर्थात जो सारे रूपक होते हैं उन सब की प्रकृति ही नाटकम, उन सब की प्रकृति नाटक होती है। और आगे कहा भूयो रस परिगृहात्, और जो नाटक होता है वो अत्यधिक रसों से परिगृहित होता है, अर्थात अनेक प्रकार के रसों का आश्रय लिया जाता है। आगे संपूर्ण लक्षणत्वाच, और अनेक प्रकार के लक्षणों से परिपूर्ण होता है, अर्थात संपूर्ण लक्षणों से, रस इत्यादि लक्षणों से, नायक इत्यादि लक्षणों से, प्रकृति इत्यादि लक्षणों से, कथा इत्यादि लक्षणों से
संपूर्ण प्रकार से ये नाटक है वो लक्षणों से युक्त होता है, ऐसे नाटकम उच्यते, ऐसे को नाटक कहा जाता है। तथा नाटक के विषय में कहा जाता है कि नाटक अन्य सभी रूपकों की प्रकृति मूल है। 10 प्रकार के रूपक हैं, लेकिन फिर भी सबसे प्रधान नाटक को माना जाता है। सभी रूपकों की प्रकृति मानी जाती है। जो नाटक है वो रस प्रगृहात अर्थात संपूर्ण प्रकार के रसों का आश्रय लेते हुए ये नाटक दिखाया जाता है, इसीलिए इसमें रूपक के सारे लक्षण विद्यमान होते हैं। काव्य की स्थापना कौन करता है? तो कह रहे काव्य आस्थाप्य इति नटः, अर्थात जो नट होता है जैसे ही अभिनेता का प्रवेश हो जाता है तो काव्य की स्थापना कर देता है, क्योंकि पहले जब तक नट इत्यादि प्रवेश नहीं करते हैं तो केवल मात्र सूचना इत्यादि काव्य चलते हैं, श्रव्य काव्य चलते हैं। जैसे ही नट का प्रविष्ट हो जाता, नाटक की शुरुआत हो जाती है, यानी काव्य की स्थापना हो जाती है। अब है नाटक की वृत्तियाँ। नाटक में 4 प्रकार की वृत्तियाँ पाई जाती हैं, जो अलग अलग वेदों से ली गई हैं। ऋग्वेद से अलग वृत्ति ली गई है, यजुर्वेद से अलग वृत्ति है, सामवेद से अलग। 4 वेद हैं, चारों वेदों से एक एक वृत्ति लेने पर नाटक की 4 वृत्तियाँ होती हैं। तो भारतीय वृत्ति है, सातवती वृत्ति है, कैशिकी वृत्ति है और आर्भटी वृत्ति है। भारतीय वृत्ति होती है, ऋग्वेद से ली गई है। भारतीय वृत्ति में केवल मात्र भाषा को देखा जाता है, वाणी को प्रधानता दी जाती है कि नायक कैसी वाणी का प्रयोग कर रहा है। अगर शुद्ध संस्कृत भाषा का प्रयोग कर रहा है तो वहाँ भारतीय वृत्ति है। सातवती वृत्ति में क्या होता है, जहाँ वेशभूषा इत्यादि या अंग इत्यादि के बारे में वर्णन, वेशभूषा इत्यादि के बारे में वर्णन किया जाता है, वो यजुर्वेद से ली जाती है। तीसरी है कैशिकी वृत्ति, ये ब्रह्मा के द्वारा प्रदत्त है। कैशिकी वृत्ति भरत मुनि ने केवल 3 ही वृत्तियों का सबसे पहले वर्णन किया था, चौथी ब्रह्मा ने दी थी। तो कैशिकी जो वृत्ति है वो श्रृंगार रस प्रधानिक होती है, इसमें श्रृंगारिक होता है हर प्रकार से। तो ये गायन इत्यादि का जो होता है इसमें सामवेद होता है। और चौथी होती आर्भटी वृत्ति, ये जादू टोना तंत्र मंत्र धूर्त इत्यादि के बारे में बताने वाली जो वृत्ति होती है वो आर्भटी है, जो अथर्ववेद से ली गई है। और चारों वृत्तियों के 4 भेद होते हैं। इस प्रकार से सभी वृत्तियों के 16 प्रकार के भेद हो जाते हैं। तो भारतीय वृत्ति कैसी होती है? कह रहे संस्कृत प्राय वाग व्यवहारो नटाश्रय भेदैः प्ररोचना आयुक्तैः विधि प्रहसन आमुखैः। ये कह रहे संस्कृत प्रायः जहाँ पर संस्कृत में ही वार्तालाप होता है, वाणी का जो व्यवहार है वो प्रायः संस्कृत होता तो प्राकृत में भी है, लेकिन प्रायः ज़्यादातर कैसा होता है, संस्कृत का व्यापार जो होता है, वाणी का जो भी व्यापार होता है, नट आदि के आश्रित जो वाणी रहती है, जो उनकी वाणी का व्यवहार है वो केवल मात्र संस्कृत का होता है, ऐसी भारतीय वृत्ति होती है। और भेदैः, इनके जो भेद हैं वो प्ररोचना युक्तैः, प्ररोचना इत्यादि से युक्त, विधि प्रहसन और आमुख, 4 प्रकार के इसके भेद माने जाते हैं। अर्थात प्रायः संस्कृत भाषा में ही नट के द्वारा की गई वाचिक वृत्ति का जो व्यापार है या वाणी का जो व्यापार है वो भारतीय वृत्ति है। इसके 4 भेद हैं, प्ररोचना है, विधि, प्रहसन और आमुख, ये इसके 4 भेद हैं। इसमें वाणी की प्रधानता होती है और इसमें सदैव प्रसाद गुण होता है। ये हमेशा याद रखना, जहाँ भी भारतीय वृत्ति होगी निश्चयन वहाँ पर प्रसाद गुण ही होता है। आगे है सातवती वृत्ति। सातवती में क्या होता है, तो कह रहे हैं इसमें वाचिक एवं आंगिक चेष्टाओं का वर्णन किया जाता है। आंगिक अर्थात अंग इत्यादि के बारे में वर्णन किया जाता है। वचनों में भी होता है, लेकिन ज़्यादातर प्रायः आंगिक चेष्टाओं का ही वर्णन किया जाता है। इस वृत्ति में वीर, रौद्र, अद्भुत इत्यादि रस होते हैं। इसके भी 4 भेद हैं, उत्थापक, परिवर्तक, संलापक, संधाव्य। आगे है कैशिकी वृत्ति। कैशिकी वृत्ति कैसी होती है, इसमें सुकुमार वेशभूषा का वर्णन होता है, स्त्रियों के नृत्य, गीत आदि, गायन इत्यादि का वर्णन होता है, क्योंकि ये श्रृंगार प्रधान से युक्त होती है। और श्रृंगार सबसे ज़्यादा स्त्रियों में ही या वेशभूषा इत्यादि में देखा जाता है। तो इसमें वेशभूषा, स्त्रियों के नृत्य, स्त्रियों के गीत गायन इत्यादि की प्रधानता होती है। यह श्रृंगार रस से युक्त होती है। इसके भी 4 भेद होते हैं, एक नर्म है, एक नर्म कुंज है, एक नर्म स्फोट और एक नर्म गर्भ है। आगे है आर्भटी वृत्ति। आर्भटी वृत्ति कैसी होती है, कह रहे इसमें कपट, छल, प्रपंच, दंभ, भाषण इत्यादि की प्रधानता पाई जाती है। इसमें माया, इंद्रजाल, युद्धों इत्यादि का वर्णन किया जाता है और ये अथर्ववेद से ली जाती है। इसके भी 4 भेद होते हैं, संक्षिप्त, अवपात, वस्तुस्थापक और संकेत, ये इसके 4 भेद माने जाते हैं। आगे है रूपक।
रूपक पढ़ना हमें कि 10 प्रकार के रूपक होते हैं। तो सबसे पहला है नाटक। नाटक कैसा होना चाहिए? तो नाटक की जो कथा वस्तु होनी चाहिए, अगर हम कोई नाटक लिख रहे हैं या कोई भी कवि नाटक लिख रहा है तो उसकी कथा वस्तु हमेशा इतिहास प्रसिद्ध होनी चाहिए। जैसे हमारे साहित्य शास्त्र में अगर हम देखते हैं तो मुद्रा राक्षस नाटक है, उसकी कथा वस्तु इतिहास प्रसिद्ध है। अभिज्ञान शाकुंतल एक विख्यात नाटक है, उनकी कथा वस्तु भी प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार जो भी नाटक लिखा जाता है उसकी कथा वस्तु हमेशा इतिहास प्रसिद्ध, अर्थात वो घटना पहले घटित हो चुकी होनी चाहिए। नायक कैसा होता है? तो नायक धीरोदात्त नायक होना चाहिए, अर्थात उदात्त गुणों से एक प्रसिद्ध वंश का नायक होना चाहिए। जैसे हम उत्तर रामचरित है, उत्तर रामचरित का नायक राम है जो मर्यादा पुरुषोत्तम इत्यादि धीरोदात्त गुणों से युक्त है और अपने वंश से भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो उदात्त गुणों वाला होना चाहिए। मुद्रा राक्षस का नायक चाणक्य माने या चंद्रगुप्त, दोनों ही उदात्त गुणों से युक्त हैं। अभिज्ञान शाकुंतल के नायक दुष्यंत हैं जो अपने उदात्त गुणों से युक्त हैं, प्रसिद्ध वंश से हैं, चंद्रवंशी राजा हैं। तो इस प्रकार से नायक हमेशा नाटक का कैसा होना चाहिए? धीरोदात्त नायक होना चाहिए, जो उदात्त विचारों वाला हो, प्रसिद्ध वंश से हो। रस कैसे हो? तो रस कह रहे हैं नाटक में हमेशा जब भी कोई कवि नाटक लिखता है तो या तो उस नाटक का प्रमुख रस वीर होना चाहिए या फिर श्रृंगार होना चाहिए। बाकी कोई अंग ऐसा नहीं रस नहीं होना चाहिए जो इससे अलग हो, प्रमुख हो। हाँ, अन्य अंग रूप में सारे रस हो सकते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से या तो वीर रस हो या फिर श्रृंगार रस ही होना चाहिए। जैसे अभिज्ञान शाकुंतल श्रृंगार रस प्रधान है और मुद्रा राक्षस है, वीर रस प्रधान नाटक है। इस प्रकार वेणी संहार है, वीर रस प्रधान नाटक है। तो जैसे नाटक होते हैं या तो वीर रस के मिलते हैं या श्रृंगार रस के ही मिलते हैं, बाकी सारे अंग रूप में मिलते हैं। बाकी जितने भी रस होते हैं वो अंगी या प्रासंगिक रूप से होते हैं। अब है नाटक में अदर्शनीय वस्तु, मतलब क्या दिखाना नहीं चाहिए नाटक लिखते समय। जब कोई नाटक हो भी रहा है तो क्या नहीं दिखाना चाहिए? एक तो नाटक में दूर की यात्रा नहीं दिखानी चाहिए। ऐसे नहीं है कि अगर राजा 7 दिन की यात्रा कर रहा तो उस नाटक में 7 दिन यात्रा ही दिखाएं। किसी का वध नहीं दिखाना चाहिए, युद्ध नहीं दिखाना चाहिए, राज्य देश इत्यादि में जो विप्लव है वो नहीं दिखाना चाहिए। घेरा डालना, भोजन, स्नान, वस्त्र ग्रहण प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाने चाहिए। अधिकारी नायक का वध अगर हो भी जाता है प्रतिनायक के हाथों में तो उसका भी निर्देश नहीं देना चाहिए। अब है अंक कितने होने चाहिए? तो कम से कम नाटक में 5 अंक होने चाहिए। अगर हम नाटक लिख रहे हैं तो 5 अंक तो हम अल्प मात्रा में भी लिखने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हम 10 अंक लिख सकते हैं। 5 और 10 के बीच में जितने अंक होते हैं वो नाटक का भाग होता है। जैसे अभिज्ञान शाकुंतल में 7 अंक हैं, वेणी संहार में 6 अंक हैं और उत्तर रामचरित में भी 7 अंक है। कोई नाटक होता है विक्रम और वसीम में 5 अंक है। तो कम से कम 5 अंक होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 10 अंक होने चाहिए। जैसे रत्नावली है, रत्नावली में सारे नाटक के गुण विद्यमान है लेकिन अंक 4 हैं, इस वजह से वो नाटिका के अंतर्गत आती है। अब संधियों में, संधि 5 प्रकार की जो हमने पढ़ी हैं उन संधियों में कह रहे 5 संधियाँ होनी चाहिए। नाटक एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें 5 की 5 संधियों का होना अनिवार्य है। गर्भ, मुख, प्रतिमुख, गर्भ, निर्वहन और अवमर्शी इत्यादि सारी संधियाँ होनी चाहिए। निर्वहन संधि जहाँ हो वहाँ पर अद्भुत रस का प्रयोग होना चाहिए, अर्थात निर्वहन या उपसंहार संधि जो होती है उसमें अद्भुत रस का प्रयोग होना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे उत्तर रामचरित हो गए, अभिज्ञान शाकुंतल, ये सारे ही नाटक के अंग हैं या नाटक के उदाहरण। अब है प्रकरण। प्रकरण कैसा होता है? प्रकरण नामक, तो कह रहे प्रकरण की कथा हमेशा कवि कल्पित होगी, मतलब कवि खुद अपनी कथा लिखेगा, उसका इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। कवि की खुद की कृति होगी, कवि जैसा चाहता है वैसी ही रचना करता है। लेकिन नायक कैसा होना चाहिए? नायक या तो उसका अमात्य मतलब कोई ब्राह्मण होना चाहिए या कोई अमात्य मतलब मंत्री होना चाहिए, विप्र कोई ब्राह्मण होना चाहिए या वणिक मतलब कोई वैश्य ही नायक होना चाहिए। इसमें 3 वर्ग का मतलब हमेशा 3 वर्ग को तत्पर रखना चाहिए, धर्म, अर्थ और काम को। या मतलब उस नाटक से, जो प्रकरण नाटक लिख रहे हैं उसे हमें धर्म की प्राप्ति हो, अर्थ की प्राप्ति हो और काम की प्राप्ति होनी चाहिए। प्रकरण का रस जो होता है वो श्रृंगार रस, प्रकरण एक ही रस में लिखा जाता है, श्रृंगार रस में ही होता है। प्रकरण में हमेशा 2 नायिकाएं होती हैं, एक कुलीन नायिका होती है जिसका विवाह हो चुका है नायक के साथ, और एक वैश्य अर्थात गणिका नायिका होती है। संधि 5 संधियां होती हैं, प्रवेशक आदि नाटक के समान ही होते हैं।
अंक इसमें 10 अंक होते हैं। प्रकरण में कोई ये नहीं है कि 5 से 10 अंक तक, नहीं, प्रकरण जब लिखा जाता है तो प्रकरण में 10 ही अंक होते हैं, न 11 अंक होते हैं, न 9 अंक होते हैं। 10 ही अंक होने वाला जो होता है वो प्रकरण कहलाता है। कुछ संकीर्ण प्रकरण होते हैं। संकीर्ण प्रकरण में धूत, जुआरी, अशकार आदि से युक्त होता है। जैसे हमारा मृच्छकटिकम है, वो संकीर्ण प्रकरण का भाग है, जिसमें धूर्त है, जुआरी भी हैं और शकार इत्यादि, वीट, चेट इत्यादि हैं। उदाहरण के लिए जैसे शूद्रक का मृच्छकटिकम नाटक। आगे है भाण। भाण किसे कहते हैं? तो कह रहे हैं कथा, अर्थात धूर्तों का चरित्र होना चाहिए। कोई भी धूर्त मनुष्य है उसका चरित्र चित्रण करना चाहिए भाण में। कवि कल्पित कथा वस्तु होनी चाहिए और आकाश भाषित युक्तियों का प्रयोग होना चाहिए। आकाश भाषित यानी बिना कुछ वक्ता हुए भी बोलता रहता हो। रस शौर्य रस का वर्णन करना चाहिए, अर्थात वीर रस की प्रधानता होनी चाहिए और श्रृंगार रस की प्रधानता होनी चाहिए। वृत्ति इसमें अधिकतर भारतीय वृत्ति होती है, क्योंकि ऐसे धूर्त का चरित्र वर्णन और आकाश भाषित अपने आप युक्तियां ही बोलता जा रहा है, तो भारतीय वृत्ति का वर्णन होता है। अंक इसमें एक ही अंक होना चाहिए। भाण अगर लिख रहे हैं कोई भी कवि तो एक ही अंक लिखे। संधि इसमें या तो मुख संधि या निर्वहन संधि, 2 ही होनी चाहिए और उदाहरण है इसका लीला मधुकर। अब प्रहसन। प्रहसन किसे कहते हैं? तो कह रहे भाण के समान भी प्रहसन होता है। भाण के समान ही, उदाहरण जैसे कंदर्प के लिए। जैसे भाण में क्या था? 1 अंक है, प्रहसन में भी 1 ही अंक होना चाहिए। प्रहसन 3 प्रकार का होता है। एक होता शुद्ध प्रहसन, एक वैकृत प्रहसन, एक संकर प्रहसन। शुद्ध प्रहसन कैसा होता है? जो पाखंडी, विप्र इत्यादि, चेट, चेटी और विट्टों से भरा पड़ा हो, ऐसे हास्य वचनों से युक्त होने वाला क्या होता है? शुद्ध प्रहसन होता है। और विकृत प्रहसन कैसा होता है? तो कह रहे जो कामुक आदि की भाषा, वेशभूषा को धारण करने वाला नपुंसक, कंचुकी, तपस्वी इत्यादि पात्रों से युक्त हो, वो विकृत प्रहसन होता है। और संकीर्ण क्या होता है? विधि से मिश्रित हो, धूर्तों से भरा पड़ा हुआ हो, जो प्रहसन संकीर्ण होता है। प्रहसन में 6 प्रकार के हास्यों की प्रचुरता होती, क्योंकि हास्य के 6 भेद होते हैं, स्मित, हसित, विहसित, अति हसित। इस प्रकार से हास्य के 6 भेद होते हैं, तो 6 के 6 हास्य रस होते हैं। उदाहरण के लिए इसका धूर्त चरितम नाटक है, तो इसमें 1 अंक होता है और ऊपर इसी के समान है संधि भी इसमें मुख और निर्वहन होती हैं, भारतीय वृत्ति होती है। जैसा भाण है वैसा ही प्रहसन है, इसमें हास्य रस की प्रधानता होती है। अब है डिम। डिम किसे कहते हैं? तो कह रहे कथा वस्तु प्रसिद्ध होनी चाहिए डिम की, अर्थात जो भी कवि डिम नामक रूपक लिख रहा है उसकी कथा वस्तु प्रसिद्ध होनी चाहिए। 3 वृत्तियां होनी चाहिए उसमें, मतलब कैशी की वृत्ति को यानी श्रृंगार रस को छोड़ करके 3 वृत्तियां होनी चाहिए। नायक इसमें 16 प्रकार के नायक होते हैं, जिसमें देव भी होते हैं, गांधर्व होते हैं, यक्ष, राक्षस, महासर्प, भूत, प्रेत, पिशाच इत्यादि 16 प्रकार के नायक होते हैं। रस इसमें हास्य और श्रृंगार को छोड़ करके बाकी क्रोध, वीर इत्यादि रस होते हैं। अंगिरस इसका रौद्र रस होता, मतलब क्रोध क्रोध इत्यादि का वर्णन, जहाँ पर नायक, देवता, गंधर्व इत्यादि सब मिल ही गए, तो सीधी सी बात है क्रोध रस से युक्त होगा, यानी रौद्र रस होना चाहिए। अंक इसमें 4 अंकों का लिखा जाता है, ये 4 अंक होने चाहिए। उदाहरण के लिए त्रिपुरदाह। त्रिपुरदाह की जो कथा है वो प्रसिद्ध है, इतिहास प्रसिद्ध है। पहले अतीत में त्रिपुरदाह नाम का कथा थी, वो हो चुकी है। तो संधि क्या है? विमर्श को छोड़ करके बाकी सारी संधियां होनी चाहिए। ठीक है, तो ये डिम था। आई थिंक आपको समझ में आया हो। आगे का कल करेंगे, इतना ज़्यादा हो जाएगा। किसी को कोई भी परेशानी हो तो बोल सकते हैं अभी।